डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहा करते थे, जब तक समाज में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आपसी समानता की कल्पना करना बेमानी है। जातियों के नाम पर शोषण किसने किया? आप मुझे एक दलित का उदाहरण उठा करके बता दीजिए कि किसी दलित ने जो है किसी ठाकुर वर्ग के, किसी ब्राह्मण वर्ग के और किसी बनिया वर्ग के व्यक्ति को दूल्हे घोड़े पर चढ़ने से उस दूल्हे को घोड़ी से उतारा हो? मूंछ रखने को लेकर के किसी दलित ने उसकी मूंछ उखाड़ ली हो? आप किसी बस में सफर करेंगे तो बगल वाला आपसे आपकी जाति पूछेगा, आप अपना नाम बताएंगे लेकिन वो आपकी कुरेदने की कोशिश करेगा और कहेगा नाम के पीछे क्या लगाते हैं, पूरा नाम क्या लिखते हैं, ताकि वो ये समझ ले कि ये किस जाति का व्यक्ति है और इसको इज्जत कितनी देनी है। अगर कोई दलित वर्ग का लड़का किसी सवर्ण वर्ग की लड़की से लव मैरिज कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है, तो उसकी ऑनर किलिंग हो जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूल्हा यहीं से ज्यादा 40 किलोमीटर दूर अलखराम जाटव जो दलित समाज से आता है, वो दूल्हा जब घोड़ी चढ़ना चाहता है तो सामंतवादी विचारधारा के लोग उसको घोड़ी चढ़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं दलित वर्ग जो है वो घोड़ी नहीं चढ़ेगा। बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना पर अब रोक लग गई है। मामला जब पटना हाई कोर्ट पहुंचा, वहां पर याचिका दायर की गई कि जो जातीय गणना है उसको बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो बिहार की जो पटना की हाई कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा लिया। फिलहाल उसकी सुनवाई होगी अगले महीने। अब देखते हैं क्या नतीजा आता है। लेकिन बिहार में हो रहे उस जातीय जनगणना को लेकर के यूपी में बहुत सारी उम्मीदें थी कि जब बिहार का वो आंकड़ा सामने आएगा, बिहार में वो जो जातिगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो सामने आएगा, तो यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा। और यूपी में जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो 85 और 15 की बात करती हैं, जो बहुजनों की बात करती हैं, उन नेताओं को बड़ी उम्मीदें थी उन पर कि ऐसी वो आगे अपनी रणनीति पर काम करेंगे। लेकिन जब बिहार में जब रोक लग गई तो बातचीत करने के लिए मेरे साथी पत्रकार इमरान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो गिनती बंद हुई है यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वागत है इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में गिनती हो रही थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, 85-15 की बात सामने आती, उस संख्या को, उस बहुजन संख्या को वह अधिकार सम्मान मिलता जिसके लिए कहीं ना कहीं वो वंचित हैं। वो तबका बहुत बड़ा तबका है लेकिन संसाधनों से वंचित है। कैसे देखते हैं कि रोक लग गई है वहाँ पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार लेन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था, 100 में से 90 शोषित, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जब से बिहार के अंदर, बिहार पहला एक राज्य है जिसमें जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना होना जब से शुरू हुई थी उसके बाद से जो शोषणकारी समाज है, जिन्होंने जातियों के नाम पर लोगों का सदियों सदियों तक शोषण किया है, भेदभाव किया है, जातिगत जमकर शोषण किया है, उन लोगों के पेट में कहीं ना कहीं आनंद पहले दिन से दर्द था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यह लग रहा था कि अब हिस्सेदारी और भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी जाएगी संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर संसाधनों में उनको हिस्सा मिल जाएगा। जो दबा कुचला, दलित, शोषित और वंचित समाज है, जिनका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जमकर जातिगत शोषण हुआ है, उनको अब हक और अधिकार जो है वो बिहार में मिलेगा। उसके बाद जो बिहार के पड़ोसी राज्य थे या फिर पूरे देश में इसकी जो लपटें हैं वो जाने वाली थी। और इसी को लेकर के बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार कराती है, तो उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग लगातार बयान बदल रहे थे। लोगों से जब उनकी जातियां पूछी जा रही थी तो वो लोग बता रहे थे कि हमें जो जातियों में ना तौला जाए, हमारी जो जाति है वो भारतीय है। लेकिन वही समाज है जो दलित को मूंछ रखने पर उसकी मूंछ जो है उखाड़ देता है। दलित अगर काम पर ना जाए तो जूतों में भर करके पेशाब पिलाया जाता है। आज भी भारत के कई हिस्सों में दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों के साथ जमकर जातिगत और आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनका शोषण होता है। उनको जो है पूरी तरह से किस तरह से उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। और आज जब उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की बात बिहार की सरकार करती है तो कॉलेजियम के आधार पर बैठे सभी जो है न्यायालय में जो जज हैं, अब तो कटघरे में न्यायालय है। जिस तरह से कहा जाता था कि लोकतंत्र के 4 जो मजबूत स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, आज सारे स्तंभ जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले और आनंद धराशायी होते जा रहे हैं। सारे न्यायालय पर और कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता पर सब पर जो सवाल खड़े होना है वो शुरू हो गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। और यही था, अगर बिहार के अंदर जातीय जनगणना शुरू हो गई थी और वो पूरी तरह से उस पर अमली जामा पहनाया जाता, उसके आंकड़े आते उसके बाद नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात थी, क्योंकि एक नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़े पावे 100 में 60। तो जो पिछड़ों का आंकड़ा है, इस देश में सबसे बड़ी जो लॉबी है, एक सबसे बड़ा आंकड़ा है वो पिछड़ों का है। पिछड़े समाज को जिसको 27% आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद भी उसका आरक्षण जो है 15% के लोग जो है वो खा जाते हैं। अभी 69,000 की जो भर्ती हुई 2018 में, जो शिक्षक भर्ती है, उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें पिछड़ों के आरक्षण पर जो है सवर्ण वर्ग के लोगों ने उनकी कुर्सियां जो है उनकी सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उनके पेट में दर्द उठना लाजमी था। और दर्द ऐसा उठा है कि अभी जो है सरकार गिनती पर जो है रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। पटना हाई कोर्ट ने अभी जो मामला सुरक्षित रखा और गिनती पर रोक लगा दी है। बहुत बड़ा तबका था जो बहुत खुश हो रहा था, वो कह रहा था कि हमारी जीत हो गई है। जो हमने याचिका दायर की थी, जो रोक लगाने की याचिका थी, जो समाज को बांटने का काम हो रहा था जातियों के आधार पर, जातियों की गिनती करवा रही थी बिहार की सरकार, एक जातिगत बढ़ावा दे रही थी, वो बंद हो गया, हमारी जीत हो गई है। मुझे आनंद एक बात बताइए, आप जब जातियों में बांटने की बात करते हैं तो मुझे लगातार मतलब जो यही कहना पड़ता है, जातियों के नाम पर शोषण किसने किया? आप मुझे एक दलित का उदाहरण उठा करके बता दीजिए कि किसी दलित ने जो है किसी ठाकुर वर्ग के, किसी ब्राह्मण वर्ग के और किसी बनिया वर्ग के व्यक्ति को दूल्हे घोड़े पर चढ़ने से उस दूल्हे को घोड़ी से उतारा हो? मूंछ रखने को लेकर के किसी दलित ने उसकी मूंछ उखाड़ ली हो, किसी ठाकुर ब्राह्मण और बनिया की? अरे मेरे भाई, शोषण किसने किया है? वही शोषणकारी समाज। मैं बुंदेलखंड के जिस हिस्से में खड़े होकर के आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये बुंदेलखंड इतना पिछड़ा इलाका है जहां आए दिन एक दूल्हा यहीं से ज्यादा 40 किलोमीटर दूर अलखराम जाटव जो दलित समाज से आता है, वो दूल्हा जब घोड़ी चढ़ना चाहता है तो सामंतवादी विचारधारा के लोग उसको घोड़ी चढ़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं दलित वर्ग जो है वो घोड़ी नहीं चढ़ेगा। आज जो है मूछे रखने पर दलित की मूंछ उखाड़ ली जाती है और वो वर्ग खुश हो रहा है, वो अपने आप को भारतीय बता रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, ये जो भारतीयता का जो ढोंग रच रहे हैं, सभी भारतीय हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसेक्स की बात आती है, जब जाति की बात आती है, किसी देश में सारे मतलब जो है तहसील खुले हुए हैं और तहसील में जो है एसडीएम और कलेक्टर जो है ठप्पा लगा के देते हैं और जाके जाति प्रमाण पत्र बनता है। आप शादियों के लिए अपनी मतलब जो गोत्र और जातियां ढूंढते हैं। मुझे बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहा करते थे, जब तक समाज में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आपसी समानता की कल्पना करना बेमानी है। यहाँ तो ऑनर किलिंग हो जाती है। अगर कोई दलित वर्ग का लड़का किसी सवर्ण वर्ग की लड़की से लव मैरिज कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है, तो उसकी ऑनर किलिंग हो जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप किस आपसी समानता की बात करते हैं? आप किस भारतीयता की बात करते हैं? यहाँ पर कौन भारतीय नहीं है? भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसकी जाति है। ये जातियों में बटा जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जो है पानी पिलाने से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। आप किसी बस में सफर करेंगे तो बगल वाला आपसे आपकी जाति पूछेगा, आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन वो आपकी कुरेदने की कोशिश करेगा और कहेगा नाम के पीछे क्या लगाते हैं, पूरा नाम क्या लिखते हैं, ताकि वो ये समझ ले कि ये किस जाति का व्यक्ति है और इसको इज्जत कितनी देनी है। इस देश में इज्जत देने को लेकर के लोग जाति पूछते हैं आपसे। मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके पहले 1930 में हुआ था जब अंग्रेजों का शासन था। जातिगत जब आंकड़े आते हैं तो नीतियां बनती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके जितनी जनसंख्या जिस समाज की है उसी के हिसाब से नीतियां बनती है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है सरकार की तरफ से, कोई काम लाया जाता है, तो उस नीतियों के हिसाब से सबको समान रूप से अधिकार मिलता है। लेकिन कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गिनती होकर बाहर आगे सामने आए, आंकड़े सामने आए। मैं यूपी में लौटता हूँ। यूपी में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है 2022 की विधानसभा चुनाव में, तो मैं 3 महीने के अंदर अंदर जातिगत जनगणना शुरू करवा दूंगा। करता हूँ वीडियो में आपको बता दूं कि इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उनको भी एक समाज ने बोला था कि ऐसे समाज से आने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। उन्होंने भी 251 ब्राह्मणों के पैर धो करके उस पानी को पिया था, अपने माथे से लगाया था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। बहुजन समाज को सोचना चाहिए। बहुजन समाज, वो बहुजन तबका कब सोचेगा, कब अपने अधिकारियों की बात करेगा। और बिहार में जो जातिगत जनगणना रुका है, उसके पीछे कौन सी वो ताकतें हैं जो रोकना चाहती हैं, कौन सा वो समाज है जो रोकना चाहता है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप क्या राय रखते हैं कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं और कब मुखरता से बोलेंगे? 85-15 वाली जो बात है, क्या वो भी करेंगे? और करेंगे तो मुखरता से कब करेंगे? आप अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए